हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेमा की 3-4 टॉपिक हमारे रिमेनिंग है, उसका एक पार्ट आज हम अगेन कवर कर रहे हैं और इसमें हम नेपाल और भूटान से रिलेटेड कुछ चीज़ें करेंगे। हम जो फर्स्ट टॉपिक करेंगे वो नेपाल और भूटान को छोड़ के कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम जो हमारी नेपाल एंड भूटान है उसको इंडिया के अंदर कवर नहीं किया जाता। अगर हम नेपाल और भूटान को छोड़कर कहीं भी अदर देन नेपाल एंड भूटान अगर हम कहीं भी जाते हैं तो किन किन कंडीशंस हैं, कितने रुपए एक पर्सन लेके जा सकता है, कहाँ लेके जा सकता है, तो वो चीज़ है। और सेकंड हम करेंगे कि अगर एक पर्सन नेपाल जाना चाहता है या भूटान जाना चाहता है तो वो पर्सन कितने रुपीज़ जो है वो लेके जा सकता है या कितने रुपीज़ लेके आ सकता है। तो 2 टॉपिक आज हमारे होंगे कि अदर देन नेपाल एंड भूटान एंड विद इन नेपाल एंड भूटान। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्या कहता है हवाला ट्रांजैक्शन क्या होता है फेमा एक्ट के अंदर। अगर हम पीछे मैंने पीएमएल एक्ट करवाया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें भी हवाला ट्रांजैक्शन था और इसमें भी एक हवाला ट्रांजैक्शन है। तो ये क्या होता है ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम चलते हैं कि अगर एक पर्सन आउट ऑफ इंडिया गया है लेकिन वो नेपाल और भूटान में नहीं गया है तो वो पर्सन अगर पीआरआई है, सो पीआरआई की डेफिनेशन मैं प्रीवियस वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया क्या होता है, तो उसको पढ़ लेना। उसके बाद क्या कहता है कि अगर वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, वो पर्सन अगर आउटसाइड इंडिया जाए तो वो कितने रुपए लेके जा सकता है, या फिर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है अगर वो बाहर से इंडिया में आए तो वो कितने रुपए लेके आ सकता है, उसकी बात करनी है। फर्स्ट क्या कहता है कि एक पर्सन अगर इंडिया का रेजिडेंट है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है और वो बाहर जाना चाहता है तो वो कितने रुपए लेके जा सकता है, 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ है, लेके आउट ऑफ इंडिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है और वो इंडिया में वापस आना चाहता है, बाहर गया हुआ था घूमने फिरने के मकसद से, किसी भी मकसद से, तो वो अगर इंडिया में वापस आना चाहता है परमानेंट बेसिस पे तो उसको कितने रुपीज़ इंडिया में लेके आने हैं, तो वो 25,000 रुपीज़ इंडिया में वापस ला सकता है। तो दोनों कंडीशन सेम है, अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बाहर जाता है या बाहर से अंदर आता है तो वो कितने रुपीज़ 25,000 रुपीज़ लेके आ सकता है या लेके बाहर जा सकता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि एक पर्सन अगर बाहर जाना चाहता है इंडिया से तो वो कितने कॉमोमरेटिव जो कॉइन्स हैं, कितने कॉमोमरेटिव कॉइन्स को बाहर लेके जा सकता है, तो सिर्फ 2 कॉमोमरेटिव कॉइन्स। अब कॉमोमरेटिव कॉइन्स क्या होते हैं हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, इसके लिए भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसकी वीडियो में ही हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे कि क्या होता है। तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जब भी लेके जाना चाहता है बाहर कुछ कॉमोमरेटिव कॉइन्स तो कितने लेके जा सकता है, सिर्फ 2 कॉमोमरेटिव कॉइन्स लेके जा सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो अब ये जो पर्सन है अगर वो इंडिया में आता है तो कितने रुपीज़ लेके आ सकता है और इंडिया से बाहर जाता है तो कितने रुपीज़ लेके आ सकता है। तो सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी 25,000 है कि अगर एक पर्सन इंडिया के बाहर जाना चाहता है, कौन पर्सन, पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया से बाहर जाना चाहता है मतलब वापिस फॉरेन जाना चाहता है तो वो कितने लेके जाएगा, 25,000 रुपये लेके जाएगा। और अगर एक पर्सन जो पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया है वो अगर इंडिया में आना चाहता है तो वो कितने रुपीज़ लेके आएगा, 25,000 रुपये लेके आएगा। मतलब इंडिया से बाहर जाए चाहे इंडिया के अंदर आए, कौन पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वो 25,000 रुपये लेके आएगा या लेके जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कॉमोमरेटिव कॉइन्स, जिसके बारे में मैंने यहाँ बात की थी कि अगर एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है वो इंडिया के बाहर जाना चाहता है तो वो कितने कॉमोमरेटिव कॉइन्स बाहर लेके जा सकता है, तो 2 लेके जा सकता है। अब कॉमोमरेटिव कॉइन्स क्या होते हैं, कॉमोमरेटिव कॉइन्स कहता है कि कॉमोमरेटिव कॉइन्स आर दूज कॉइन्स विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड ऑन स्पेशल ओकेजन। कॉमोमरेटिव कॉइन्स वो कॉइन्स होते हैं जो हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट होती है वो किसी स्पेशल ओकेजन पे, स्पेशल इवेंट पे इशू करती है। कब इशू करती है, जैसे 26 जनवरी को कर दिया, 15 अगस्त को कर दिया, या फिर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे कर दिया, ठीक है। तो इन डेज पे या अनदर कोई भी नेशनल डे होता है, नेशनल डे मतलब कि हमारा जो राष्ट्रीय दिवस है, कोई भी जो एक बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, जिसको मानते हैं हम बहुत ही अच्छा दिन, तो उस दिन क्या करेंगे, उस दिन जब भी वो इश्यूज होते हैं, वो जो करेंसीज हैं वो इशू होती हैं, वो जो कॉइन्स होते हैं, तो उस दिन जो भी कॉइन इशू होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉमोमरेटिव कॉइन्स। और जो एक कॉइन होते हैं वो सिंपली नहीं दिए जाते, उस पर बिड लगती है, बिड मतलब बोली लगाई जाती है और जो भी पर्सन हाईएस्ट प्राइस देगा तो उसे वो कॉइन दे दिया जाता है। फिर कहते हैं कॉमोमरेटिव कॉइन वो कॉइन होते हैं जिसको रिटेन किया जाता है कलेक्शंस में,
कलेक्शंस में, या फिर हम ये बोल सकते हैं जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे म्यूज़ियम होते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रखा जाता है जो पुरानी होती हैं, तो वहाँ पर इन कॉइन्स को रिटेन करके रखा जाता है, ठीक है, संभाल के रखा जाता है। टू ब्रिंग इनटू इंडिया दीज कॉमेमोरेटिव्स आर ग्रेट, ठीक है। हमने ये किया कि अगर एक पर्सन इंडिया से बाहर जाता है लेकिन वो नेपाल और भूटान में नहीं जा रहा है, तो इसके लिए ये कंडीशंस है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो नेपाल और भूटान के लिए है। अगर एक पर्सन आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सीधा सीधा नेपाल जा रहा है या भूटान जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो केस है उसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है या इम्पोर्ट हो रहा है किस चीज़ का, हमारी करेंसी का। मतलब करेंसी जो है हमारी इंडिया से या तो बाहर जा रही है या इंडिया से अंदर आ रही है, लेकिन कहाँ जा रही है, बाहर कहाँ, टू नेपाल और भूटान, या फिर फ्रॉम आ रही है कहाँ से, नेपाल और भूटान से। और इसका एक अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट 26 फरवरी 2019 में हुआ था। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ़ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर एक पर्सन जो रेजिडेंट इन इंडिया है अगर वो बाहर जाना चाहता है तो वो कितने रुपीज़ लेके जा सकता है या कितने सेंड कर सकता है, किसको, नेपाल और भूटान को, मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ ही दे सकता है। पिछले में भी हमने 25,000 रुपीज़ दी, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, डिनोमिनेशन होने चाहिए 100 और लेस। 100 डिनोमिनेशन मतलब कि 100 के नोट होने चाहिए या उससे छोटे नोट होने चाहिए। ये कंडीशन इसलिए लगाई गई ताकि ज़्यादा जो करेंसी है वो हमारे इंडिया से बाहर ना जाए। अब 100 के नोट्स लेके जाने हैं या फिर उससे भी कम के 20 के 50 के इस तरीके के नोट्स लेके जाने हैं, तो कितने के नोट्स बाहर ले जाओगे, ज़्यादा नहीं लेके जा पाओगे। इसीलिए कंडीशन 25,000 लेके जानी है, या फिर डिनोमिनेशन मतलब उसका जो पार्ट्स हैं वो 100 के नोट होने चाहिए या उससे कम के नोट होने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, व्हेन द इंडियन पर्सन ट्रैवलिंग टू नेपाल और भूटान, अगर इंडिया का कोई पर्सन बाहर जाता है घूमने, कहाँ जाता है, नेपाल और भूटान घूमने जाता है, तो वो कितने रुपीज़ लेके जा सकता है, तो वो भी 25,000 रुपीज़ ही लेके जा सकता है, लेकिन उसकी जो डिनोमिनेशंस होंगी वो 5,000 की जो नोट्स होते हैं वो होंगी या फिर 2,000 के नोट होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस याद रखनी ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं कि पर्सन जब भी अमाउंट लेके आएगा इंडिया में या फिर ट्रैवलिंग करेगा इनटू इंडिया, मतलब कि कोई भी बाहर का पर्सन है, बाहर का कहाँ का होगा, हमारे नेपाल या भूटान का होगा, नेपाल और भूटान का पर्सन जब भी इंडिया में आएगा तो वो कितने लेके आ सकता है, या फिर वो पर्सन जो है इंडिया में ट्रैवलिंग के लिए आ रहा है तो कितने रुपए लेके आएगा, तो उसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई। अगर नेपाल और भूटान से कोई भी पर्सन इंडिया में आ रहा है घूमने के पर्पज़ से, कुछ भी करने के पर्पज़ से, तो वो क्या करेगा, कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन एक लिमिट लगाएगी कि वो 100 के नोट लेके आएगा या फिर उससे बिलो नोट लेके आएगा। तो इतनी कंडीशन ही काफ़ी है, क्योंकि एक पर्सन कितने के ले आएगा, 100 के नोट कितनी जेब भर के कितनी भी ले आए, ठीक है। तो उस तरीके से वो एक यही कंडीशन लगाई गई है, इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं कही गई। क्या कहता है कि कोई भी पर्सन अगर वो नेपाल और भूटान की करेंसी नेपाल और भूटान से अगर इंडिया में लेके आ रहा है तो भी उस पर कोई लिमिट नहीं है कि वो कितनी लेके आएगा, और अगर वो इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं, नेपाल और भूटान में लेके जा रहे हैं, तो भी कोई लिमिट नहीं लगाएगी कि वो कितना लेके जाएगा। मतलब चाहे नेपाल और भूटान से लेके आए, चाहे नेपाल और भूटान में लेके जाए, कौन सी करेंसी, नेपाल या भूटान की करेंसी, तो उस पर किसी भी तरह की कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। तो ये था हमारा नेपाल और भूटान का क्या केस बनता है इन द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या कहता है, हवाला ट्रांजैक्शन अंडर फेमा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो हमारा हवाला ट्रांजैक्शन है 1999 एंड 2000, तो इसके अंदर हवाला ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब देखो, जो ट्रांजैक्शन होती है उसको दो तरीक़ों से किया जाता है, या तो जो वो ट्रांजैक्शन है उसको लीगल वे से किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड, कोई भी मिस आइटम नहीं होगी। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि इलीगल वे से होगा, किसी ना किसी तरीके का इसमें फ्रॉड इन्वॉल्व होगा। तो अगर वो लीगल तरह की आइटम है, अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में हम करते क्या है, हम अपने रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री करेंसी में हम कन्वर्ट करेंगे, या फिर फॉरेन करेंसी को हम अपने रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी यहाँ पर डॉलर की जगह आप कोई भी करेंसी लिख सकते हो जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जब भी रुपये को हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे या किसी भी करेंसी में करेंगे, या किसी भी करेंसी को अगर हम रुपये में कन्वर्ट करते हैं लीगल काम के लिए, लीगल ट्रांजैक्शन है, इसमें किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है, किसी भी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑथराइज
ऑथोराइज्ड पर्सन को जब हम डिस्क्लोज कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने लीगल ट्रांजेक्शन किया, हमने किसी तरह का कोई भी इलीगल वर्क किया ही नहीं है, तो इस केस को बहुत ही नॉर्मल रखा जाता है। फेमा के अंदर इस केस को ज़्यादा पेनल्टी के वे में नहीं लिया जाता। अगर इसी केस को हम फेरा के अंदर देखें, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर देखें, तो रेगुलेशन एक्ट के अंदर इस केस को भी एक इलीगल वे माना जाता था, क्योंकि उसमें जो रुपीज़ हैं उनको कन्वर्ट करना ही एक तरीके से बहुत बड़ा काम होता था। इसमें अब नॉर्मल है, अब नॉर्मली कोई भी पर्सन क्या है करवा सकता है, बस उसे अपना क्या है डिस्क्लोज करना होता है पूरी इन्फॉर्मेशन कि हाँ हमें इतने रुपीज़ कन्वर्ट करने हैं, लेकिन क्यों करने हैं वो हमें क्या है डिस्क्लोज करने होंगे। लेकिन नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन आती है वो है इलीगल ट्रांजैक्शन। इलीगल ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें आएंगी कि हमने जो भी हमारे ऑथोराइज्ड पर्सन है उसको हमने डिस्क्लोज कर दिया है हमारी जो भी ट्रांजैक्शन हमने की है, या नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमने डिस्क्लोज नहीं की है। तो अब यहाँ पर जो भी हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी अगर हम उसको डिस्क्लोज कर देते हैं कि हमने हाँ इलीगल वर्क किया, और हम क्या करते हैं हम सामने जो हमारा पर्सन है ऑथोराइज्ड पर्सन है उसको हम कह देते हैं कि हाँ मैंने ये इलीगल वर्क किया है, मैंने अपने डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट किया या रुपी को डॉलर में या किसी भी करेंसी में कन्वर्ट किया है, तो हम पे क्या पेनल्टी लगती है, तो हमें 3 टाइम्स 3 गुना जितने भी अमाउंट इन्वॉल्व है हमारे ट्रांजेक्शन के लिए उसका 3 गुना हमें पेनल्टी पे करना होता है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फेरा और फेमा का जो डिफरेंस करवाया था उसमें बताया था कि जो फेरा थी उसमें 5 गुना जो पेनल्टी थी वो लगती थी और फेमा में 3 गुना पेनल्टी लगती है। तो यहाँ पर फेमा की बात हो रही है 3 गुना पेनल्टी लगेगी। सेकेंड जेल होगी अगर क्या हो नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है तो, या फिर कोई भी मर्डर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तब। अगर ऐसा कोई भी काम है अगर किया गया है तो जेल होगी ही होगी, तो उसको क्या है इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल होगी। अगर हम बात करें कि नॉर्मली हमने कोई भी ट्रांजैक्शन की है लेकिन वो इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं है या फिर कोई ज़्यादा मेजर क्राइम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको हम कंपाउंड करवा सकते हैं। और कंपाउंड भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। कंपाउंड क्या होता है कि हम जेल ना जाना चाहते हो तो हम क्या है उस चीज़ को पेनल्टी में कवर कर सकते हैं, पैसे देके हम अपना काम कर सकते हैं, हमें जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम पैसे देने के कैपेबल नहीं होते तो एट द एंड हमें जेल हो जाती है। तो इसी केस में कहते हैं कि जेल होगी अगर आपको क्या कर रहे हो आप नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस या मर्डर से रिलेटेड किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो तो आपको जेल होगी। फर्स्ट आपको पेनल्टी होगी, सेकेंड जेल होगी अगर ये चीज़ें हैं। थर्ड क्या कहते हैं कि आपने जो क्राइम किया है उसके रिगार्डिंग जो पेनल्टी बनती है आपको वो भी देनी होगी। फेमा के अकॉर्डिंग तो आपको 3 गुना पेनल्टी देनी पड़ेगी। थर्ड कहते हैं कि अगर आपने मर्डर किया है तो मर्डर का एक्ट पढ़ो, उसमें क्या कहते हैं कि जो भी अमाउंट देनी पड़ती होगी पेनल्टी के लिए, मुझे नहीं पता मर्डर का एक्ट कैसा है क्या है, मैंने नहीं पढ़ा है, तो मर्डर के एक्ट में जो भी पेनल्टी होगी वो देनी होगी। या फिर नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके केसेस में जो भी क्राइम के लिए जो भी पेनल्टी है जितना भी पैसा एज अ फाइन पे करना पड़ता है तो वो भी देना पड़ेगा। तो मतलब एक तो हमने जो क्राइम किया है इलीगल वर्क किया है तो उसके लिए पेनल्टी देना, प्लस हमारे फेमा में हमने कुछ भी हमारा डिस्क्लोज नहीं किया है तो उसके लिए पेनल्टी देना। तो 2 तरह की जो पेनल्टीज होती हैं वो पे की जाती है, प्लस एक तरह का इम्प्रिजनमेंट होगा, जेल होगा अगर हमने इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन की है। लेकिन इसको हम हवाला नहीं बोलते, ना इसको हम हवाला बोलेंगे ना इसको हम हवाला बोलेंगे। हम हवाला किसको बोलते हैं जब हमने डिस्क्लोज नहीं किया है, जब भी हम इलीगल ट्रांजैक्शन करते हैं, गैर कानूनी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है और उसको जब हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो उसको बोला जाता है हवाला। हवाला ट्रांजैक्शन किस तरीके से होता है, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लिया है। एक राम था जो कि इंडियन था और एक श्याम था जो कि इंडियन था। अब यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पर 2 पर्सन रहते थे जो कि एक पीटरसन है और एक कौन है जॉन है। यहाँ पर देखो एक राम है, राम ने पैसे देने थे पीटरसन को $100 देने थे जो कि एट द रेट 64 एट प्रेजेंट तो मे बी 74 या 75 के अराउंड जो रुपीज़ चल रहा है हमारा डॉलर का, लेकिन एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप लगा लो $100 देने थे जिसका रेट कुछ भी आप लगा लो, ठीक है। इस पर्सन ने इसको देने थे और इस पर्सन ने इसको देने थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने ये कहा कि मैं तुझे देता हूँ तो हमारा क्या है फेमा के अंदर आ जाएंगे हम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसको काउंट किया जाएगा। और जॉन इसको कहता है कि अगर मैं करूँगा तो ये चीज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम एक एजेंट को ढूंढते हैं जिसको हम हवालादार बोलते हैं। तो ये हवालादार क्या करता है, इन लोगों को ढूंढता है। हवालादार का काम ही यही होता है कि ये राम की हो रही इसकी ट्रांजैक्शन को इनकी ट्रांजैक्शन से क्या करेगा, एडजस्ट कर देगा। कैसे एडजस्ट करेगा, ये राम को बोलेगा कि तूने पैसे देने हैं पीटरसन को, तो पीटरसन को ना दे, इंडिया में रह रहे एक पर्सन श्याम है इसको पैसे दे दे और तेरा काम हो जाएगा, तुझे पीटरसन को नहीं देने हैं।
ये एजेंट जॉन को क्या कहता है कि तुझे शाम को पैसे देने, तू शाम को पैसे मत दे, शाम को पैसे मैं दूंगा, तू पीटरसन को पैसे दे दे। और पीटरसन को अगर हम पैसे दे देते हैं तो इनका जो ट्रांजेक्शन होगा वो सोल्व हो जाएगा। किस तरीके से सोल्व हो जाएगा? राम को पैसे देने थे तो राम ने पैसे दे दिए, शाम को पैसे मिलने थे, शाम को इससे मिल गए, चाहे इससे लो चाहे इससे लो, इसको तो पैसे चाहिए थे, मिल गए। अब इसको भी पैसे इसने देने थे लेकिन इसने ना दिए, इसने दे दिए, बात तो एक ही है। अब इसकी तरफ से पैसे जाने थे, इसने इसको दे दिए, इसको नहीं दिए, बात एक ही है। दो लोगों की तरफ जो दो लोग थे उनको पेमेंट करनी थी और दो लोग थे जिनको क्या है रिसीवर बनना था। तो इसने इस तरीके से ट्रांजैक्शन को सोल्व किया कि उनका जो उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो सोल्व भी हो गई और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसमें कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा। मतलब कि जो हमारे ऑथराइज्ड पर्सन थे उनको पता भी नहीं लगा। इसी को बोलेंगे नॉन डिस्क्लोजर, मतलब कि डिस्क्लोज ही नहीं किया। इसने क्या किया, ट्रांजैक्शन को इस तरीके से सेट कर दिया कि जो हमारे ऑथराइज्ड पर्सन थे उनको पता ही नहीं चला कि एक ट्रांजैक्शन हुई है डॉलर्स के अंदर, या इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हवाला ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, इसको समझ के देखना। तो आज के लिए इतना ही। हमने किया हवाला ट्रांजैक्शन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में, और उसके बाद हमने नेपाल और भूटान से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट किया, और एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान क्या होता है वो चीज़ भी हमने कर ली है। तो दोनों केसेस अलग अलग है, इसको थोड़ा रीड कर लेना। एंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लिक द बेल आइकन जो कि सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल साथ है, ताकि जो भी न्यू वीडियोस मैं आजकल अपलोड कर रही हूँ तो वो आपके पास बहुत जल्दी से पहुँच जाए और नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास जल्दी से जल्दी आए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।